ठंड इस रात को पहले कभी इतनी गहरी नहीं लगी थी। जैसे कोई जीवित चीज हो जो मेरी हड्डियों में घुसकर वहां अपना घर बना रही हो। धीरे धीरे मुझे अंदर से खोखला करती जा रही हो। और मैं अपनी उस छोटी सी दुकान में लेटा हुआ था जो गांव के सबसे आखिरी छोर पर खड़ी थी, जहां से आगे सिर्फ जंगल शुरू होता है और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दुकान की लकड़ी की दीवारें सालों पुरानी थीं, जगह जगह से दरारें पड़ चुकी थीं, जिनसे ठंडी हवा सीधी अंदर घुस आती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे साथ। और काउंटर के पीछे रखा मेरा पुराना खटिया चरमराता था। हर बार जब मैं करवट बदलता, ऊपर ओढ़ी हुई कंबल माँ की बुनाई थी, जो अब फटी पुरानी हो चुकी थी, फिर भी उसकी गर्मी ही एकमात्र सहारा थी। जबकि कोने में रखी लोहे की अंगीठी में जलती लकड़ियां धीरे धीरे राख बन रही थीं। कभी कभी एक चिंगारी उछलती और दीवार पर छाया नाचती, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। और पिछले महीने की दोनों चोरियां मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। पहली बार जब सुबह उठा तो चावल की 3 बोरियां गायब थीं, तेल के डिब्बे बिखरे पड़े थे। दूसरी बार नकद की छोटी सी तिजोरी खाली मिली थी, जिसके बाद मैंने तय कर लिया था कि अब रात को घर नहीं जाऊंगा। चाहे पत्नी कितना भी मनाए, बच्चे कितना भी रोएं, मैं यहीं सोऊंगा, इन अलमारियों के बीच जहां सामान की खुशबू फैली रहती है। चावल की मीठी महक, सरसों के तेल की तीखी गंध, साबुन की हल्की सुगंध, माचिस की फॉस्फोरस की तेज खुशबू, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाते थे, जो दिन में तो अच्छा लगता था लेकिन रात में डरावना हो जाता था, क्योंकि अंधेरे में ये सारी चीजें छायाएं बन जाती थीं। और मैं लेटा हुआ सोचता रहता था उन पुराने दिनों के बारे में, जब पिताजी जिंदा थे, दुकान पर बैठते थे, ग्राहकों से हंसते बोलते थे। शाम को घर लौटते तो मैं उनके कंधे पर सिर रखकर चलता था। माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। पिताजी की मौत के बाद दुकान भी बोझ लगने लगी थी। गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए थे, सिर्फ बूढ़े और कुछ परिवार बचे थे। और मैं जो न शहर जा सका न गांव छोड़ सका, यहीं अटका हुआ था, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी यादों के बीच। और आज की रात भी वैसी ही थी। बहुत रात हो चुकी थी, घड़ी की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए सही समय नहीं पता था, लेकिन अनुमान से 2-3 बजे के बीच रहा होगा। गांव में पूरा सन्नाटा था, कुत्ते भी सो चुके थे। सिर्फ हवा का कराहना सुनाई दे रहा था, जो कभी तेज हो जाता था, कभी धीमा, जैसे कोई दूर कहीं रो रहा हो या पुकार रहा हो। और मैं आंखें बंद करके लेटा था, नींद आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड और डर नींद को दूर भगाए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। 3 धीमी ठक ठक, न जोर से न जल्दबाजी में, बस धीरे धीरे, जैसे कोई सोच समझकर दस्तक दे रहा हो। खट खट खट, और मेरा दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। सांस रुक सी गई, क्योंकि इस ठंड में इस वक्त बाहर कौन हो सकता था। सबसे करीबी घर रामू चाचा का था, जो आधा किलोमीटर दूर था, और वे कभी इतनी रात को बाहर नहीं निकलते। बाकी गांव तो और दूर था, और बर्फीली रात में कोई पैदल चलता भी नहीं, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे होते हैं। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, सिर्फ कभी कभी बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी झांकती है। तो मैं धीरे से उठ बैठा, खटिया चरमराई। दुकान अंधेरे में डूबी हुई थी, सिर्फ अंगीठी की हल्की नारंगी चमक थी, जो दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं बना रही थीं। और मैंने खटिए के पास रखी लोहे की रॉड हाथ में ले ली। ठंडी थी वह, भारी थी, लेकिन हाथ में आते ही कुछ हिम्मत आई। और फिर 3 ठक ठक और, वही लय, वही धैर्य, जैसे बाहर खड़े व्यक्ति को पूरी रात का समय हो, कोई जल्दी नहीं। और मैंने गला साफ किया, आवाज को सख्त बनाने की कोशिश की, बोला, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। बाहर हवा सिसक रही थी, जैसे कोई दर्द सह रहा हो, और मैं इंतजार करता रहा। दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। फिर अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, पानी। बहुत नीची, बहुत सूखी आवाज, जैसे पुराने कुएं से निकल रही हो या सालों पुरानी कब्र से। फुसफुसाहट नहीं थी वह, लेकिन कुछ गलत था उसमें। बहुत खोखली, बहुत धीमी, जैसे शब्दों को जबरदस्ती खींचा जा रहा हो, किसी ऐसी चीज से जो बोलना भूल चुकी हो। बस पानी। और मेरी रोंगटे खड़े हो गए, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
गला साफ किया, आवाज को जितना सख्त बना सका बनाया, बोला, कौन है? लेकिन जवाब में खामोशी, सिर्फ बाहर हवा सिसक रही थी जैसे कोई दर्द सह रहा हो। और मैं इंतजार करता रहा। दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। फिर अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, पानी। नीची सूखी आवाज, जैसे पत्थर पर पत्ते रगड़ रहे हों या पुरानी कब्र से निकल रही हो। फुसफुसाहट नहीं थी वह, लेकिन कुछ गलत था उसमें। बहुत खोखली, बहुत धीमी, जैसे सालों से न बोलने वाली किसी चीज से शब्द खींच कर निकाले जा रहे हों। बस पानी। और मेरी रोंगटे खड़े हो गए। पूरी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। किसी की मदद मांगने वाली आवाज में उतार चढ़ाव होता है, दर्द होता है, थकान होती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। सपाट, खाली, और वह नीचे से आ रही थी, जमीन के करीब, जैसे बोलने वाला दरवाजे से सटकर बैठा हो या घुटनों के बल झुका हो। और मैं हिला तक नहीं, दरवाजे को घूरता रहा, जहां से बर्फ का बारीक चूरन नीचे से रिस रहा था, धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था। और ठक ठक फिर शुरू हुई, खट खट खट, और आवाज फिर, अब और करीब, जैसे लकड़ी से चिपक कर बोल रहा हो, ठंड, बहुत ठंड, बस एक गिलास पानी प्लीज। और मैंने रॉड और कसकर पकड़ ली। मुंह सूख गया, जीभ तालू से चिपक गई। जवाब देना चाहता था, भगाने के लिए कुछ कहना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि चले जाओ यहां से, लेकिन गला जैसे बंद हो गया, क्योंकि उस आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे रोक रहा था। वह याचना नहीं थी, वह मांग नहीं थी, वह भूख थी, पानी की नहीं, कुछ और की, जिसका नाम मैं सोच। ठंड इस बार पहले से कहीं ज्यादा काटने वाली थी, इतनी कि हड्डियों के अंदर तक घुसकर वहां जमने लगती थी, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। और मैं अपनी छोटी सी दुकान में, गांव के आखिरी छोर पर बनी उस लकड़ी की दीवारों वाली दुकान में, काउंटर के पीछे रखे पुराने खटिए पर लेटा हुआ था, ऊपर से एक मोटी ऊनी कंबल ओढ़े हुए, जो मां ने सालों पहले बुनकर दी थी, लेकिन अब उसकी ऊन भी जगह जगह से फट चुकी थी और ठंडी हवा उसकी दरारों से अंदर घुसकर मेरी त्वचा को चीरती हुई निकल जाती थी। जबकि दुकान के कोने में रखी छोटी सी लोहे की अंगीठी में जलती आग की आखिरी चिंगारियां धीरे धीरे मर रही थीं। कभी कभी एक आध लकड़ी चटकती और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी यह गर्मी भी। और बाहर सर्दी का कहर बरप रहा था। बर्फ के ढेर दरवाजे के बाहर लगे हुए थे, इतने ऊंचे कि सुबह उठकर उन्हें हटाना ही एक युद्ध होता था। हवा दीवारों की दरारों से रोती हुई अंदर आ रही थी, कभी कभी इतनी तेज कि दुकान के अंदर रखे कागज तक उड़ने लगते थे। और पिछले 1 महीने में 2 बार चोरी हो चुकी थी। पहली बार चावल की 3 बोरियां और तेल के 5 डिब्बे गायब हो गए थे। दूसरी बार बैटरियां और कुछ नकद पैसे, जिसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब घर नहीं जाऊंगा रात को। चाहे कितनी भी ठंड पड़े, चाहे नींद ना आए, मैं यहीं सोऊंगा। इन अलमारियों के बीच, जहां चावल की बोरियां ऊंची ऊंची ढेर लगी हुई थीं, तेल के डिब्बे चमकते हुए पंक्तिबद्ध खड़े थे, बैटरियां छोटे छोटे डिब्बों में भरी हुई थीं, और कुछ साबुन, माचिस, बिस्किट के पैकेट, गांव की रोजमर्रा की जरूरतों का छोटा सा साम्राज्य, जिसकी रखवाली अब मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद दुकान भी मेरी हो गई थी और उसकी चिंता भी। और मैं रात दिन यहीं रहता था। दिन में ग्राहक आते जाते, चाय पीते, गांव की बातें करते, मौसम की शिकायत करते, और शाम ढलते ही सब अपने अपने घर चले जाते। दरवाजा बंद करते ही सन्नाटा छा जाता, सिर्फ अंगीठी की छटक और बाहर हवा का कराहना, और मैं खटिए पर लेटकर पुरानी यादों में खो जाता। बचपन की यादें, जब पिताजी दुकान चलाते थे और मैं उनके पैर दबाता था। माँ घर से गर्मागर्म रोटियां भेजती थीं। गांव में त्योहारों की रौनक होती थी, लेकिन अब सब बदल गया था। गांव सूना सूना लगता था। ज्यादातर युवा शहर चले गए थे, सिर्फ बूढ़े और बच्चे बचे थे, और मैं जो न शहर जा सका न गांव छोड़ सका, यहीं अटका हुआ था, अपनी दुकान और अपनी यादों के साथ। और आज की रात भी वैसी ही थी। रात 11 बज चुके थे, शायद आधी रात भी हो चुकी थी। मैंने घड़ी नहीं देखी थी, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी।
लेकिन अनुमान से पता था कि बहुत रात हो चुकी है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ते भी घंटों पहले भौंकना बंद कर चुके थे। सिर्फ हवा का कराहना सुनाई दे रहा था, जैसे कोई दूर कहीं रो रहा हो। और मैं आंखें बंद करके लेटा था, नींद आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड और चोरी का डर नींद को दूर भगाए हुए था। तभी अचानक आवाज आई, खटखट। 3 धीमी ठक ठक लकड़ी के दरवाजे पर, न ज्यादा जोर से न जल्दबाजी में, बस धीरे धीरे, जैसे कोई सोच समझकर दस्तक दे रहा हो। खट खट खट। और मैं एकदम से सतर्क हो गया। दिल जोर से धड़कने लगा, सांस रुक सी गई, क्योंकि इस मौसम में इस वक्त बाहर कौन हो सकता था। सबसे नजदीकी घर भी आधा किलोमीटर दूर था, रामू चाचा का घर, और वे इतनी रात को कभी बाहर नहीं निकलते। बाकी गांव तो और दूर था, और सर्दियों में अंधेरा होने के बाद कोई इन बर्फीली सड़कों पर पैदल नहीं चलता, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे होते हैं, बर्फ जम जाती है और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी कभी कभी बादलों के पीछे से झांकती है। तो मैं धीरे से उठ बैठा। खटिया चरमराई, दुकान अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ अंगीठी से हल्की नारंगी चमक फैली हुई थी, जो दीवारों पर छायाएं नचाती रहती थी। और मैंने खटिये के पास रखी लोहे की रॉड हाथ में ली, जो मैंने चोरी के डर से रखी हुई थी। भारी थी वह, ठंडी थी, लेकिन हाथ में पकड़ते ही कुछ हिम्मत आई। और फिर 3 ठक ठक, और वही लय, वही धैर्य, जैसे बाहर खड़े व्यक्ति को पूरी रात का समय हो, कोई जल्दी नहीं है उसे। और मैं उस ठंडी सर्द रात में उस पुराने गांव की धुंध भरी सड़कों पर भटक रहा था, जहां हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे कोई अदृश्य मौत की चादर बिछी हो। हवा इतनी ठंडी कि सांसें जम रही थीं, और मेरे पैरों तले की जमीन कांपती सी लग रही थी। गांव की पुरानी झोपड़ियां टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं, उनकी दीवारें दरारों से भरी, जैसे वे सदियों से चीख रही हों। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे कदमों की गूंज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना जो रुक रुक कर आता था। मैं ठंड से कांप रहा था, मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, और मैंने सोचा कि कहीं आग ताप लूं। तभी दूर से एक अलाव की रोशनी दिखी। 3 आदमी उसके चारों ओर बैठे थे, उनकी छायाएं लंबी और विकृत, जैसे राक्षसों की सभा हो। मैं उनके पास गया। क्या मैं यहां ताप सकता हूं? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं, दांत टूटे फूटे, चेहरा झुर्रियों से भरा, जैसे मौत का कोई पुराना दूत हो। उसने मुझे घूरा, उसकी नजर ऐसी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाकी 2 आदमी चुपचाप बैठे थे, उनकी सांसें भारी, और वे अलाव की लपटों में घूर रहे थे। मैं बैठ गया। आग की गर्मी अच्छी लगी, लेकिन वो ठंड अभी भी अंदर तक थी। अचानक वो बूढ़ा बोल उठा, उसकी आवाज खरखराती, जैसे कब्र से निकली हो। तुम्हें पता है इस गांव की कहानी? ये गांव सदियों से शापित है। यहाँ की रातें मौत की गोद हैं। और वो शुरू हो गया। उसकी कहानी ऐसी कि मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। वो बोला कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था उसका काली। काली जैसी काली रात। वो जादूगरनी थी। लोग कहते थे कि वो रात में जंगलों में घूमती, जानवरों की खाल उतारती और उनकी आत्माओं को अपने में समा लेती। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, उसे जिंदा जला दिया, लेकिन जलने से पहले उसने शाप दिया, इस गांव की हर रात में मैं लौटूंगी, हर अलाव के पास मैं बैठूंगी, और जो मुझे देखेगा वो मेरी हो जाएगा। बूढ़े की आवाज में एक कंप कंपी थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो बताने लगा कि उसके बाद से हर सर्दी में जब कोहरा घना होता, वो लौटती। पहले एक कुत्ता गायब हुआ, फिर एक बच्चा। उसकी चीखें रात भर गूंजती, लेकिन सुबह कोई निशान नहीं, सिर्फ बर्फ पर खून के धब्बे जो पिघलते नहीं, जमे रहते। मैंने चारों ओर देखा, कोहरा और घना हो गया था। अलाव की लपटें नाच रही थीं, जैसे कोई आत्मा हंस रही हो। बूढ़ा जारी रखा, एक बार एक आदमी था ठीक तुम्हारी तरह भटकता हुआ आया, अलाव पर बैठा, और मैंने उसे ये कहानी सुनाई। लेकिन वो हंसा, बोला ये बकवास है। रात हुई, वो सो गया, लेकिन सुबह वो गायब था। सिर्फ उसकी हड्डियां बची, चबाई हुई, जैसे कोई जंगली जानवर ने खाया हो।
लेकिन कोई पदचिन्ह नहीं। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि बाकी दो आदमी हिल नहीं रहे। उनकी आंखें स्थिर, जैसे मुर्दे हों। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत चमके, लेकिन वो दांत इंसानी नहीं लगे, नुकीले। और अब तुम हो चौथा आदमी। क्या तुम्हें लगता है ये कहानी है? नहीं, ये सच है। सुनो आगे। और वो बताने लगा विस्तार से कि काली की आत्मा कैसे हर रात एक नया शिकार ढूंढती। पहले वो सपनों में आती, सपनों में वो एक सुंदर औरत बनकर, लेकिन जैसे ही तुम उसकी आंखों में देखते, वो अपना असली रूप दिखाती। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल, और वो तुम्हारी आत्मा चूस लेती। एक बार एक किसान था। वो खेत में काम कर रहा था। सर्द रात थी, कोहरा था। उसने एक औरत की छाया देखी। वो उसके पीछे गया। सोचा कोई मदद मांग रही होगी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत मुड़ी। उसका चेहरा, ओह, उसका चेहरा मांस से रहित, सिर्फ हड्डी। और वो हंसी, ऐसी हंसी कि किसान की चीख निकल गई, लेकिन कोई नहीं सुना। सुबह उसका शरीर मिला, लेकिन आत्मा गायब। वो शरीर चलता फिरता, लेकिन अंदर खाली, जैसे कोई कठपुतली। गांव वाले उसे देखते, वो मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखें मृत। और रात में वो जंगलों में जाता, नए शिकार लाता। बूढ़े की कहानी में अब और गहराई आ रही थी। वो वर्णन करने लगा कि काली की शक्ति कैसे बढ़ती गई। हर शिकार से वो मजबूत होती। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक राक्षस, जो कोहरे में छिपती और अलाव की रोशनी में प्रकट होती। देखो इस अलाव को, बूढ़ा बोला। ये लपटें उसकी आंखें हैं, वो हमें देख रही है। मैंने अलाव में देखा और मुझे लगा जैसे कोई चेहरा बन रहा है, सड़ा हुआ। मैंने आंखें मल ली, लेकिन वो वहां था। मैं डर गया, लेकिन भाग नहीं सका। पैर जम गए। बूढ़ा जारी रखा। एक और कहानी गांव के सरपंच की। वो बहादुर था। उसने काली को चुनौती दी। रात में जंगल गया, मंत्र पढ़े, लेकिन काली आई। पहले धीरे से, हवा में सरसराहट, फिर पत्तों की आवाज, जैसे कोई रेंग रहा हो। सरपंच ने देखा एक सांप, लेकिन सांप का सिर औरत का। वो फूंफकारा और सरपंच पर